हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण और मैंने ये गेस पेपर बनाया है एमडी गेड के टेस्ट के लिए। और मुझे उम्मीद है कि इस गेस पेपर से बहुत सारे सवाल एमडी गेड के अंदर आएंगे, क्योंकि सोच समझ के मैंने प्रीवियस जितने भी पास्ट पेपर्स थे वो मैंने देखे। उसके बाद मैंने टॉपिक्स देखे, कौन से टॉपिक्स में से कौन से साल में कितने सारे सवाल आ चुके हैं। उसके बाद मैंने प्रिडिक्शन की और एक गेज पेपर बनाया जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, टू द पॉइंट बात करेंगे, एमसीक्यूज़ पढ़ूंगा, उसका आंसर दूंगा और जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वो एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा। इतनी लेंदी वीडियो नहीं बनानी, वैसे भी टाइम बहुत कम है बच्चों के पास, तो जल्दी जल्दी से हम इसको देखते जाते हैं। मैं आपको ऑप्शन बताता जाऊँगा, बाकी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। सही है, तो गेज पेपर है तो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। सो एमसीक्यूज़ नंबर 1 है द प्रोसेस ऑफ joining of two monomers to form a polymer with a loss of water molecule is called। आपको पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कंडेंसेशन। दो मोनोमर्स को मिला रहे हैं आप और एक पॉलीमर बन रहा है, लेकिन लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। तो आपके ऑप्शन है हाइड्रोलाइसिस, डिहाइड्रेशन, सिंथेसिस, कंडेंसेशन या बोथ एंड बी, बोथ बी एंड सी। तो वाटर का लॉस हो रहा है तो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहेंगे, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ ये पॉलीमर्स बन रहे हैं मोनोमर से, तो आप इसे कंडेंसेशन भी कहेंगे। तो ऑप्शन होगा डी, बोथ बी एंड सी। सही हो गया। तो आने वाले टेस्ट में ये कंडेंसेशन भी पूछ सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस भी पूछ सकते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेकेंड है इन अ प्रोटीन द यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अमाइनो एसिड आर डिटरमाइंड बाय इट्स। किसी भी प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड होते हैं उनकी हर एक अमाइनो एसिड की यूनिक प्रॉपर्टीज होती है, वो कौन डिफाइन करता है? क्योंकि अगर आप अमाइनो एसिड को देखेंगे तो अमाइनो एसिड को देखेंगे तो आपको मिलेगा ये अल्फा कार्बन, इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इस तरफ आपको मिलेगा अमाइन ग्रुप, ऊपर की तरफ हाइड्रोजन और नीचे की तरफ होगा रेडिकल ग्रुप। यही होता है ना अमाइनो एसिड भाई। तो ये जो यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं अमाइनो एसिड की, वो कौन डिटरमाइन करता है? अमाइन ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप या आर ग्रुप। तो यही ऑप्शन है, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्साइल ग्रुप, आर ग्रुप मतलब साइड चेन या अल्फा चेन। आपको पता ना यही ग्रुप है जो कि डिफरेंट यूनिक कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है। तो आर ग्रुप की तरफ जाएंगे आप, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। थर्ड है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीसेक्राइड एक्सेप्ट। इनमें से सब के सब पॉलीसेक्राइड है, लेकिन एक ऐसा है जो पॉलीसेक्राइड नहीं है। पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं? जब बहुत सारे मोनोसेक्राइड आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ मोनोसेक्राइड, वो तो पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। आपके बुक के अंदर बताया गया सेलुलोज भी एक पॉलीसेक्राइड है जो कि सेल वॉल बनाता है प्लांट की। ग्लाइकोजन जो होता है रिजर्व फूड मटेरियल होता है हायर एनिमल्स का, और स्टार्च जो होता है वो रिजर्व फूड मटेरियल होता है हायर प्लांट्स का। और लैक्टोज जो होता है वो पॉलीमर नहीं है, बल्कि लैक्टोज एक डायमर है जो कि बनता है फ्रॉम द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो लैक्टोज की तरफ आप जाएंगे, डी ऑप्शन होगा कि भाई ये कोई भी पॉलीमर नहीं है। फोर्थ एमसीक्यू है इफ़ यू वर टू कंप्लीटली हाइड्रोलाइज द ट्राइग्लाइसराइड। आपके पास एक कंपाउंड, आप इसको कंप्लीटली हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, ट्राइग्लाइसराइड है, व्हाट वुड यू एंड अप विथ? आपको क्या मिलेगा? तो इस सवाल का मतलब है कि अगर आप ट्राइग्लाइसराइड को कंप्लीटली हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा लास्ट में? ट्राइग्लाइसराइड का मतलब ये होता है कि भाई देखिए एक ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल है, उसके साथ एक कार्बन पे, क्योंकि ट्राइग्लाइस मतलब एक ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है, तो एक जगह पे फैटी एसिड यहाँ पे होगा, दूसरा फैटी एसिड यहाँ पे होगा, तीसरा फैटी एसिड यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो ये ट्राइग्लाइसराइड मॉलिक्यूल, आप इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा भाई? 3 फैटी एसिड मिलेंगे, एक ग्लाइसरोल मिलेगा, यही ना। देखिए कहीं पे ये ऑप्शन है। सो अमाइनो एसिड एंड ग्लाइसरोल भाई ये नहीं मिलेगा, अमाइनो एसिड तो ट्राइग्लाइसराइड में होते नहीं है। फैटी एसिड एंड मोनोसेक्राइड नहीं भाई, ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड एंड ग्लाइसरोल ये भी नहीं होगा, दैट इज दी ऑप्शन सी, ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड्स मिलेंगे आपको। सही हो गया। फिर है आगे के इट इज़ अबाउट 3 to 4% ऑफ टोटल आरएनए इन द सेल। जो सेल के अंदर आरएनए होते हैं उसका 3 to 4% इनमें से एक ऑप्शन होगा। तो mRNA, tRNA, rRNA या DNA। rRNA जो होता है वो मोस्टली आपको अगर मिले देखेंगे तो 80% तक मिलेगा, और tRNA आपको 10 to 20% मिलेगा किसी भी सेल के अंदर टोटल आरएनए का कंपोजिशन अगर देखेंगे तो। और mRNA आपको मिलेगा 3 to 4%, ये आपके बुक में बताया गया है। तो यहाँ से ऑप्शन आने के क्वेश्चन आने का चांस है, तो इसीलिए मैंने ये गेस पेपर के अंदर इंक्लूड कर दिया। तो इसका ऑप्शन होगा ए, mRNA, जो कि 3 to 4% होता है टोटल आरएनए ऑफ द सेल। आगे है इन अ मेटाबॉलिक पाथवे द फाइनल प्रोडक्ट ऑफन इनहिबिट्स द एंजाइम दैट एक्ट्स ऑन द फर्स्ट सबस्ट्रेट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। ये समझना है आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से। क्या है कि एक मेटाबॉलिक पाथवे हो रहा है, मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब होता है ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी जो है वो सी में कन्वर्ट हो रहा है, सी जो है वो डी में कन्वर्ट हो रहा है। ए को बी में कन्वर्ट करता है एंजाइम 1, बी को सी में कन्वर्ट करता है एंजाइम 2, सी को डी में कन्वर्ट एंजाइम 3। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या करेगा? डी आके एंजाइम
वन को करना जो है ना वो बंद कर देगा, इनहिबिट कर देगा, ताकि ये वाला प्रोडक्ट बने ही नहीं और आगे जो है ना वो रिएक्शन कंटिन्यू ना हो। तो यही है कि ना मेटाबॉलिक पाथवे द फाइनल प्रोडक्ट ऑफन इनहिबिट द एंजाइम दैट एक्ट्स ऑन द फर्स्ट सबस्ट्रेट, ठीक है ना, फर्स्ट सबस्ट्रेट के ऊपर जो एंजाइम ऐड करेगा उसको इनहिबिट कर देता है फाइनल प्रोडक्ट। दिस इज एन एग्जांपल, किसका एग्जांपल है, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन या पॉजिटिव फीडबैक, ये आपने बताना है। तो इस सवाल को गौर से देखेंगे तो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि ये प्रोसेस का नाम क्या है, समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा ट्रिकी एमसीक्यूज है। आपसे ये एमसीक्यूज ये नहीं पूछ रहा कि इस प्रोसेस का नाम क्या है जिसमें जो एंड प्रोडक्ट होता है वो फर्स्ट एंजाइम जो मेटाबॉलिक पाथवे का होता है उसको ब्लॉक कर देता है, उसको इनहिबिट कर देता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है। प्रोसेस का नहीं पूछ रहा कि ये किसका एग्जाम्पल है, मतलब कि ये जो पूरा का पूरा लाइन है ये फीडबैक इनहिबिशन हो गया, ठीक है। और ये फीडबैक इनहिबिशन किसका एग्जाम्पल होता है, वो होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। आपके बुक में बताया गया ये एंजाइम वाले टॉपिक के अंदर कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जाम्पल होता है फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये वाला लाइन अगर आप देखेंगे तो ये फीडबैक इनहिबिशन हो गया और ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो ये ट्रिकी एमसीक्यू जैसे आ सकता है आने वाले टेस्ट के अंदर, तो समझिएगा। 7वां नंबर है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कोएंजाइम एक्सेप्ट, इनमें से सारे के सारे कोएंजाइम है लेकिन एक ऐसा होगा जो कोएंजाइम नहीं होगा। ऐसा कोई भी सवाल आ जाए ना, ऑल आ जाए और फिर एक्सेप्ट आ जाए तो इसका मतलब बाकी सब होंगे, सिर्फ एक नहीं होगा। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कोएंजाइम एक्सेप्ट एनएडी, बिल्कुल कोएंजाइम के तौर पे काम करता है, एफएडी कोएंजाइम के तौर पे काम करता है, एनएडीपी कोएंजाइम के तौर पे काम करता है, लेकिन एडीपी इज नॉट अ कोएंजाइम। एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर बनाता है एटीपी, तो ये कोई कोएंजाइम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएक्टिव एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर, ठीक है ना, इनमें से कौन सा ऐसा एक एंजाइम है जो कि इनएक्टिव होता है जब तक उसको कोफैक्टर नहीं मिलेगा। कोएंजाइम तो कोफैक्टर खुद है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कोफैक्टर है जो डिटेचेबल होता है उसे कोएंजाइम कहा जाता है। एपो एंजाइम, होलो एंजाइम जो है ना वो एक्टिवेटेड कॉन्जुगेटेड एंजाइम जब फुली एक्टिवेट होता है तो उसे होलो एंजाइम कहते हैं। ये इनएक्टिव की बात कर रहा है, डीनेचर्ड एंजाइम नहीं कर रहे, एपो एंजाइम। तो आपको पता है ना जो ना एंजाइम जो होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है एंजाइम प्रोटीन पार्ट्स और एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। तो नॉन प्रोटीन पार्ट को कहा जाता है कोफैक्टर और प्रोटीन पार्ट को कहा जाता है एपो एंजाइम। जब तक कोफैक्टर नहीं मिलेगा तो एपो एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएक्टिव एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर। तो आप किसकी तरफ जाएंगे, आप जाएंगे कोफैक्टर की एपो एंजाइम की तरफ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई, आगे देखते हैं इनको। नेक्स्ट है हमारे पास एन एंजाइम कैटालाइज। गौर से इस रिएक्शन को देखें, एक एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, ए प्लस बी प्लस एटीपी। गौर से देखेंगे तो ए प्लस बी अलग अलग सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट थे, उनको मिला के ए बी एक प्रोडक्ट बनाया गया। लेकिन एटीपी यहाँ पे हाइड्रोलाइज हो गया और एटीपी जब भी हाइड्रोलाइज होता है तो 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी बनता है और वही एनर्जी ए और बी ने यूज़ करके वो एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए ए बी। तो मतलब कि यहाँ पे अगर गौर से आप देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो किसी चीज़ का बनना हो रहा है, मतलब कि ये कोई एनाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है। याद रखिएगा ये कोई एनाबॉलिक प्रोसेस है, यहाँ पे कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ये फॉस्फेट यहाँ पे अटैच हो जाता है ए या बी के साथ तो फिर आप ट्रांसफरेंस का काम करते नाम देते, तो ट्रांसफ़र भी नहीं है यहाँ पे कोई कैटाबॉलिज्म भी नहीं है, टूट भी नहीं है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे एनाबॉलिज्म हो रही है। और आपको पता होना चाहिए एनाबॉलिक रिएक्शन के लिए आपको जो एंजाइम चाहिए वो होता है लाइगेज एंजाइम। तो यहाँ पे देखिए विच एंजाइम क्लास बेस डिस्क्राइब इट्स प्राइमरी रिएक्शन। ऑक्सीडेटिव नहीं होगा भाई, ट्रांसफरेज नहीं होगा। अगर फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है एटीपी का इनमें से रिएक्टेंट की तरफ तो फिर आप कहते हैं ट्रांसफरेज। लाइगेज या केटालेज तो होगा नहीं क्योंकि कोई चीज़ ब्रेक नहीं हो रही, तो ये लाइगेज एंजाइम होगा जो कि जोड़ने का काम कर रहा है। ये इक्वेशन याद रखिएगा, यहाँ से ऐसे सवाल आ सकता है। तो गैस पेपर बनाया तो इसका मतलब एमडी गेट के अंदर सवाल आने के चांसेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल दोनों में मौजूद है। कौन सा ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये मेम्ब्रेनियस होता है। आपको पता है प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते, यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन होती है इनके ऊपर, तो ये यूकैरियोट्स में मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलेगा, तो दोनों में ये नहीं होगा। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है, वो यूकैरियोटिक में मिलेगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेगा। गोल्गी बॉडीज या गोल्गी अपैरेटस भी यूकैरियोटिक में मिलेगा। राइबोसोम्स जो होंगे वो आपको दोनों में मिलेंगे। प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम मिलेंगे वो आपके होंगे 70s और जो यूकैरियोट्स में मिलेंगे वो आपके होंगे 80s। सही हो गया। 11th MCQ है द अटैचमेंट ऑफ 2 सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम इन अ सिंगल mRNA इज कंट्रोल्ड बाय। आपने बताना है कौन सी चीज़ कंट्रोल करती है एक सिंगल mRNA के ऊपर जब राइबोसोम अटैच हो जाते हैं, बहुत सारे राइबोसोम
बहुत सारे राइबोसोम जब एक mRNA के ऊपर अटैच हो जाते हैं तो आपने देखा ये जो अटैचमेंट है वो कौन फैसिलिटेट करता है। ये लार्जर सब यूनिट हो गया राइबोसोम का, ये स्मॉलर सब यूनिट हो गया, ये दोनों आपस में अटैच होते हैं तो उनके अटैचमेंट में हेल्प कौन करता है। मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, प्रोटीन या राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का कोई रोल नहीं है, प्रोटीन हेल्प नहीं करते, सोडियम हेल्प करते, मैग्नीशियम आयन आ जाते हैं लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट के बीच में। आपको मैंने बताया हुआ लेक्चर के अंदर भी, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट के बीच में मैग्नीशियम आ जाता है और ये जो मैग्नीशियम होता है वो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट को अटैच करता है। विच ऑर्गेनल इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग मॉडिफाइंग प्रोटीन फॉर सीक्रेशन। तो पैकेजिंग का काम, मॉडिफिकेशन का काम और फिर सीक्रेशन का काम कौन करता है। ग्लैंडुलर सेल्स के अंदर ये ऑर्गेनल सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो सीक्रेशन का काम करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं भाई, ये पैकेजिंग वैकेजिंग का रोल इसका नहीं है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं भाई। गोल्जी अपरेटिकल, लाइजोसोम, लाइजोसोम तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो फेट की मेटाबॉलिज्म करते हैं, फेट को स्टोर भी करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं और फेट की जो फॉर्मेशन प्रोडक्शन वगैरह होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाते हैं। गोल्जी बॉडीज़ का, गोल्जी अपरेटस का ये काम है कि ये किसी भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोडक्ट को अक्वायर करेंगे, अक्वायर करने के बाद उसको कलेक्ट करेंगे, फिर उसको पैकेज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और फिर सीक्रेट कर देंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। इफ द लाइसोसोम्स ऑफ अ सेल रप्चर्ड, अगर सेल का लाइसोसोम रप्चर हो जाए, द कंटेंट वुड लाइकली, वो जो कंटेंट होगा लाइसोसोम्स के अंदर वो क्या करेगा। इनिशिएट प्रोटीन सिंथेसिस, डाइजेस्ट एंड डैमेज सेलुलर कंपोनेंट्स, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी, न्यूट्रलाइज टॉक्सिन, टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, वो लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी भी नहीं बनाएगा, वो प्रोटीन की इनिशिएशन भी नहीं कराएगा, वो कर देगा डाइजेस्ट पूरे के पूरे सेल को। इसीलिए लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल सेक। क्यों? क्योंकि ये जब अपनी सेल की मेम्ब्रेन, अपने ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन को रप्चर करते हैं तो पूरे सेल को ये डाइजेस्ट कर देते हैं। 14th नंबर है अ टेक्निक इन विच आइसोलेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट टू डिटरमाइन देयर स्ट्रक्चर केमिकल कंपोजिशन अकर इज कॉल्ड एज। कौन सी टेक्निक है जिसमें सेलुलर कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है। देखिए सबसे पहले वर्ड आ गया सेलुलर कंपोनेंट्स, तो समझाएगा फ्रिक्शन की बात कर रहा है। सेलुलर कंपोनेंट्स का मतलब है फ्रिक्शन, ठीक है ना। बाकी इसके स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को स्टडी करने के लिए तो क्रोमेटोग्राफी के अंदर तो हम अननोन सॉल्यूशन को मालूम करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर चार्ज और साइज मालूम करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, मिक्सचर के अंदर मौजूद कंपोनेंट्स की। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है वो नीचे की तरफ जो सेडिमेंट में चीज़ें आ जाती हैं प्लेट के अंदर, उसे सेडिमेंटेशन कहा जाता है, जो कि पार्ट है सेल्फ फ्रैक्शनेशन का। ये जो डेफिनेशन ऊपर मैंने लिखी है वो सेल्फ फ्रैक्शनेशन की डेफिनेशन है और ये टेक्निक्स में से सवाल आ सकता है। सो इट्स अ सेल्फ फ्रैक्शनेशन। 6 NADH मॉलिक्यूल कैन यील्ड हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल। बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपको पता होना चाहिए कि भाई एक NADH के पास एबिलिटी होती है कि वो 3 ATP बना सकता है। तो यहाँ पे क्या है 6 NADH है, तो 6 NADH कितना होगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18 ATP, ठीक है। कहीं पे है 18 ATP, 12 ATP, 38, 18, 36, इट्स 18 ATP। तो 6 NADH2 मॉलिक्यूल कितने यील्ड कर सकते हैं ATP, 18 ATP। 16th MCQs को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। वो कह रहा है कि 16th MCQs, बिफोर एंटरिंग द क्रेब साइकिल पायरोवेट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट मॉलिक्यूल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। क्रेब साइकिल में एंटर होने से पहले सबसे पहले क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस से बनता है पायरुविक एसिड, फिर पायरुविक एसिड जाता है क्रेब साइकिल में पार्टिसिपेट करने। और आपको पता है क्रेब साइकिल कहाँ पे होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है ना। तो क्रेब साइकिल में पायरुविक एसिड जाने के लिए उसे कन्वर्ट होना पड़ेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, जिसे आप लिंक रिएक्शन कहते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड भी कहते हैं, ठीक है ना। सो बिफोर एंटरिंग द क्रेब साइकिल पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट मॉलिक्यूल, ग्लूकोज सिट्रेट एसिटाइल कोएंजाइम ए, लैक्टिक एसिड इट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है जो है ना पायरुवेट। सही हो गया भाई। MCQs नंबर है 17 हमारे पास। वेयर डज द क्रेब साइकिल टेक्स प्लेस। अभी तो मैंने बता दिया आपको कि क्रेब साइकिल कहाँ पे होता है, तो और ज़्यादा इजी होगा। साइटोप्लाज्म, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कुछ भी नहीं होता, इनर मेम्ब्रेन में होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन का नाम होता है क्रिस्टी, ऐसे ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है वहाँ पे होता है क्रेब्स साइकिल, ये याद रखिएगा। ये लोकेशन पूछते हैं टेस्ट के अंदर, बार बार आते रहते हैं कि कौन सा रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है। सो आगे है कि व्हाट आर द मेन प्रोडक्ट्स ऑफ द क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल का मेन प्रोडक्ट आपने बताना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके मैट्रिक्स के अंदर ये वाला रिएक्शन होता है, आपने बताना है मेन प्रोडक्ट क्या बनते हैं इसमें जब क्रेब साइकिल कंप्लीट होता है ना। तो ATP ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, नहीं भाई ये नहीं बनेगा, ग्लूकोज थोड़ी बनता है यहाँ पे, ग्लूकोज तो ब्रेक हो रहा है ना कंप्लीटली, सेलुलर रिस्पायरेशन है। पायरुवेट भी नहीं बनेगा और वाटर एंड ATP भी नहीं बनेगा। तो ये तीन तो ऑप्शन चलेगा, कॉमन सेंस से ATP बनेगा, NADH बनेगा, FADH2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सो दैट इज दी वी कैन से प्रोडक्ट्स जो कि क्रेब साइकिल के अंदर बनते हैं। और ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होते हैं। जो ATP होता है वो यूटिलाइज होता है, NADH जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और एक क्रेब साइकिल के अंदर 3 NADH बनते हैं और एक FADH बनता है, याद रखिएगा ये।
और ऐसे 2 मरतबा ये साइकिल चलता है, क्योंकि ग्लूकोज ब्रेक होता है 2 पायरुविक एसिड में, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे, तो ये साइकिल भी 2 मरतबा चलेगा। आगे है 9th नंबर, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस पर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को आप ब्रेक करेंगे तो नेट गेन कितना होगा। देखिए वर्ड को याद रखिएगा, नेट गेन, टोटल की बात नहीं कर रहा। ग्लाइकोलाइसिस में अगर टोटल जो ना वो एटीपी की बात हो जाए ना, तो टोटल का मतलब होता है ओवरऑल कितने बनेंगे, तो टोटल 4 बनते हैं, सही ना। और नेट गेन कितने होते हैं, वो 2 होते हैं। क्यों? क्योंकि जब ग्लाइकोलाइसिस हो रहा होता है तो ऑक्सीडेटिव फेज जो होता है ऊपर की तरफ, सॉरी प्रीपरेटरी फेज, उसमें पहले ग्लूकोज एटीपी यूज हो जाते हैं, ग्लूकोज को प्रिपेयर करते, ब्रेक करते तो एटीपी यूज हो जाते हैं। और फिर ऑक्सीडेटिव फेज में 4 एटीपी बनते हैं, तो 2 तो पहले यूज हो गए और 4 बने, तो नेट हमें फायदा कितना मिलेगा, 2 मिलेगा ना। तो यहाँ पे नेट की बात करके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बेसिस पे ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बनते हैं, नेट गेन की बात कर रहे हैं, तो वो 2 एटीपी की तरफ जाएंगे आप। सही है। अभी हम आते हैं आगे के जीनोम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। आपने यहाँ पे देखना है कि किस वायरस का जो जीनोम होता है वो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए कंटेनिंग है। हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, HIV वायरल पार्टिकल। HIV वायरल पार्टिकल के पास RNA होता है, ठीक है ना। हेपेटाइटिस सी और ए के पास भी मोस्टली RNA कंटेनिंग होते हैं ये। और हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है उसके पास होता है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। ये रेटिरोवायरस की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये हेपेटाइटिस बी का जो DNA होता है वो RNA में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो आगे अपना फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो हेपेटाइटिस बी के पास सिंगल स्ट्रैंडेड DNA मिलेगा आपको। अ वायरोलॉजिस्ट आइसोलेट अ नोवल वायरस विद अ सिंगल स्टैंडर्ड RNA जीनोम। एक वायरोलॉजिस्ट क्या करता है, एक वायरस को आइसोलेट करता है जिसके पास जीनोम है सिंगल स्टैंडर्ड RNA जीनोम। द वायरल RNA इज कम्प्लीमेंट्री टू द mRNA। जो वायरल RNA है वो कम्प्लीमेंट्री mRNA, मतलब कि वायरल RNA जो इसने आइसोलेट किया है उसमें से एक नया mRNA बन सकता है। कम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि ये नया mRNA बनेगा इसमें से, मतलब कि mRNA के उलट इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन होती है। अगर यहाँ पे A है तो सामने ऐसे समझिएगा U होगा, और अगर यहाँ पे C है तो सामने G। से कम्प्लीमेंट्री पेयर्स कहा जाता है। तो इसका मतलब इसके ऊपर mRNA कम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। टू द mRNA दैट इज ट्रांसलेटेड इनटू वायरल प्रोटीन इनसाइड द होस्ट सेल, द वायरस मोस्ट लाइकली बिलोंग्स टू विच बाल्टीमोर क्लास। थोड़ा सा देखिएगा इसको। एक वायरोलॉजिस्ट है जिसने एक नोवल वायरस को आइसोलेट किया जिसका जीनोम है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम, ठीक है। और वायरल RNA कम्प्लीमेंट्री है mRNA से। कम्प्लीमेंट्री mRNA का मतलब होता है कि ये mRNA फॉर्म कर सकता है, ये डायरेक्टली mRNA के तौर पे काम नहीं कर रहा। और जो भी डायरेक्टली mRNA के तौर पे काम करता है उसे पॉजिटिव स्ट्रैंड कहा जाता है, और जो डायरेक्टली mRNA के तौर पे काम नहीं करता बल्कि वो कम्प्लीमेंट्री टू mRNA, मतलब कि उसमें से mRNA बनेगा, तो आप उसे कहेंगे नेगेटिव सेंस RNA। तो एक तो मैंने आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये नेगेटिव सेंस की बात कर रहा है। अभी आपने देखना है ये कौन सी क्लास से ताल्लुक रख रहा है। क्लास 4 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, क्लास 3 डबल स्ट्रैंडेड RNA, क्लास 5 नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, एंड क्लास 6 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA रेटिरो वायरस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस। तो ये नेगेटिव सेंस है तो क्लास 5 की तरफ आप जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस है, कॉम्प्लीमेंट्री mRNA की तरफ है, तो ये नेगेटिव सेंस की कैटेगरी में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट इन HIV वायरल पार्टिकल। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो HIV के वायरल पार्टिकल में नहीं होता। आपको पता है HIV का जो वायरल पार्टिकल होता है उसमें खुद के एंजाइम होते हैं। एक एंजाइम होता है जिसे आप कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक होता है प्रोटीएज, प्रोटीन को पर्टिकुलर चेन में ब्रेक करने के लिए काम करता है, और एक होता है इंटीग्रेज जो कि इनका जो RNA होता है वो जब DNA में कन्वर्ट हो जाता है तो DNA जो होता है वो दूसरे होस्ट के DNA के साथ अटैच करने में हेल्प करता है, इंटीग्रेज। तो इनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, इंटीग्रेज होता है, प्रोटीज होता है, लेकिन DNA पॉलीमरेज इनके अंदर नहीं होता, ये होस्ट के अंदर होता है, और फिर ये होस्ट को यूज़ करके अपनी रिप्लिकेशन करते हैं। तो ये 3 एंजाइम आपको मिलेंगे HIV के वायरल पार्टिकल के अंदर। 23rd है बाइल इज रिलीज फ्रॉम द गाल ब्लैडर बाय द एक्शन ऑफ। बाइल रिलीज होता है गाल ब्लैडर से किस चीज़ के एक्शन से, कॉल साइटोकिनिन, सीक्रेटिन, गैस्ट्रिन या एंटीरोकाइनेस, ये समझे। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है दैट इज कॉल साइटोकिनिन, सीक्रेटिन, गैस्ट्रिन एंड एंटीरोकाइनेस। एंटीरोकाइनेस ड्यूडेनियम की वॉल से रिलीज होता है, लेकिन ये क्या करता है, एंटीरोकाइनेस का काम होता है ट्राइप्सिनोजिन जो है उसको ट्राइप्सिन में कन्वर्ट करना, इनएक्टिव होता है ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना। गैस्ट्रिन स्टमक से रिलीज होता है, ठीक है, और स्टमक में रिलीज होने के बाद ये गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं उनकी स्टिमुलेशन करवाता है, उनको सीक्रेट करवाता है। सीक्रेटिन जो होता है वो भी ड्यूडेनियम से रिलीज होता है, लेकिन सीक्रेटिन पता है क्या करता है, ये ज़्यादा पेनक्रियास के पास, और पेनक्रियास को बोलते हैं भाई बाइकार्बोनेट आयंस जो होते हैं वो रिलीज़ करो, ठीक है। और कोल साइटोकिनिन जो होता है वो जाता है गाल ब्लैडर के पास, उसको बोलता है बाइल रिलीज़ करो। आपके बुक के अंदर ये लाइन बताई गई है। तो कोल साइटोकिनिन होता है जो गाल ब्लैडर को एक्टिवेट करता है बाइल रिलीज़ करवाने के लिए, और इसके अलावा इसका दूसरा काम भी है कि ये पेनक्रियास के बाद जाता है और पेनक्रियाटिक जूस भी रिलीज़ करवाता है, याद रखिएगा।
द माउथ ओपन इनटू अ वाइड स्पेस कॉल्ड इज, हमारा जो माउथ होता है वो अंदर की तरफ ओपन होता है एक वाइड स्पेस के अंदर, उसका नाम क्या होता है? ओरल कैविटी, फेरिंक्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एसोफेगस? एसोफेगस तो फूड पाइप को कहा जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है ओवरऑल आपके माउथ से लेके एनस तक जो ट्यूब है उसे कहा जाता है, फेरिंक्स जो होता है वो हमेशा कह सकते हैं कि आपका जो पार्ट होता है ओरल कैविटी के बाद उसे कहा जाता है, लेकिन माउथ के बाद जो वाइड स्पेस आता है उसे ओरल कैविटी कहा जाता है। सही है। 25th है टीथ एडोप्टेड फॉर कटिंग इन ह्यूमन आर, 4 टाइप के टीथ होते हैं। कैनाइंस जो होते हैं उन्हें कहा जाता है कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, याद रखिएगा यहाँ से सवाल आने के चांस है। गेज पेपर मैंने इसीलिए बनाया कि ये सवाल आएंगे ऐसे ही। इंसीजर्स जो होते हैं वो होते हैं जो इंसीजर होते हैं वो कटिंग एंड बाइटिंग टीथ होते हैं, और जो कैनाइंस होते हैं वो पुलिंग एंड टीयरिंग टीथ होते हैं। ये थोड़ा सा देख लीजिए, इंसीजर्स होते हैं कटिंग एंड बाइटिंग, कैनाइंस होते हैं पुलिंग एंड टीयरिंग टीथ, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स होते हैं ग्रिंडिंग एंड क्रशर्स, क्रश करने वाले टीथ। तो यहाँ पे क्या पूछा? टीथ एडोप्टेड फॉर कटिंग इन ह्यूमन आर, वो इंसीजर्स होते हैं। तो बी ऑप्शन इंसीजर्स कटिंग और बाइटिंग के लिए काम करते हैं, कैनाइंस पुलिंग एंड टीयरिंग के लिए। कैनाइंस जो होते हैं वो जो शेर वगैरह हो गया, लाइन, टाइगर, उनके अंदर आपको मिलेंगे। इंसीजर्स जो होते हैं वो कटिंग एंड बाइटिंग का काम करते हैं। तो आपसे पूछ क्या रहे कि टीथ एडोप्टेड फॉर कटिंग इन ह्यूमन आर इंसीजर्स। सही हो गया भाई? आगे देखते हैं। MCQ नंबर 26 से विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली ट्रेसेस द पाथ ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्रॉम इंजेक्शन टू एब्जॉर्प्शन? प्रोटीन मॉलिक्यूल इंजेक्शन से लेके एब्जॉर्प्शन तक आपने ट्रेस करना है इसका पाथवे। सो माउथ, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, ब्लड। सबसे पहले क्या होगा? इंजेक्शन, अगर प्रोटीन की बात करें तो माउथ से इसकी इंजेक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है। माउथ के बाद ये जाएगा, आप ऐसा समझें, ओरल कैविटी, ठीक है। ओरल कैविटी के बाद ये जाएगा एसोफेगस, मैं ओरल आपको बता रहा हूँ। एसोफेगस के बाद आएगा जो एरिया उसे आप नाम देते हैं स्टमक। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में से ये जाएगा ब्लड में। लार्ज इंटेस्टाइन में प्रोटीन नहीं जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि हमें इंजेक्शन टू एब्जॉर्प्शन बताना है कि क्या होगा। तो माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्लड। माउथ, स्टमक, पेनक्रियास, स्मॉल, नहीं भाई ये ऑप्शन नहीं होगा। तो माउथ, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और डायरेक्टली स्टमक से थोड़ी इंजेक्शन होती है, तो बी ऑप्शन राइट होगा भाई, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ब्लड। सही हो गया भाई कॉन्सेप्ट। आगे बताया गया है आपके बुक जो ना इस टेस्ट के अंदर के ड्यूरिंग अ swallowing रिफ्लेक्स, जब आप किसी खाने को swallow कर रहे हैं, द larynx elevates and the epiglottis covers the opening. What is the primary logical consequence of the mechanism fails? क्या होता है जब भी आप swallow करते हैं, swallow रिफ्लेक्स के दौरान larynx ऊपर की तरफ एलिवेट होता है, ठीक है ना। लेरेंक्स साउंड बॉक्स जिसे कहा जाता है। एपिग्लोटिस जो होता है ना वो कवर कर देता है ओपनिंग को। किसकी ओपनिंग? लेरेंक्स की ओपनिंग को कहा जाता है ग्लोटिस, याद रखिएगा। लेरेंक्स की ओपनिंग को ग्लोटिस कहा जाता है, उसको कवर कौन करता है? एपिग्लोटिस। लेकिन अगर ये फंक्शन ना हो कि एपिग्लोटिस ग्लोटिस को कवर ना करे तो क्या होगा? तो आपने ये बताना है। फूड इंटर्स नेजल कैविटी, नहीं भाई। फूड अनेबल टू पास इनटू द एसोफेगस, फूड बोलस इज एस्पायर्ड इनटू ट्रेकिया, या पेरिस्लेसिस इन द एसोफेगस सीरीज। फूड इज अनेबल टू पास इनटू द एसोफेगस, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, करेक्ट नहीं है। पेरिस्लेसिस एसोफेगस सीरीज नहीं। फूड जो होगा वो एंटर कर जाएगा ट्रेकिया के अंदर। आपको पता है ये प्रोसेस क्यों होता है? जो स्वॉलिंग रिफ्लेक्स होता है वो इसीलिए होता है ताकि हमारा जो फूड है या फूड के पार्टिकल वो हमारे ट्रेकिया में ना आ जाए, उससे बचने के लिए वाला प्रोसेस होता है। अगर ये फेल हो जाएगा तो फूड कहाँ पे आ जाएगा भाई? ट्रेकिया में आ जाएगा ना, तो ये ऑप्शन होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स डज नॉट रिक्वायर एनी एंजाइम डाइजेशन बिफोर एब्जॉर्प्शन? इनमें से कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती डाइजेशन की बिफोर एब्जॉर्प्शन? स्टार्च, प्रोटीन, मिनरल, एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम एंड ट्राइग्लाइसराइड। भाई ट्राइग्लाइसराइड जो होता है इसको चाहिए जो है ना वो डाइजेशन, और स्टार्च जो होता है वो एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है। अमाइलेज और अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो माल्टोज में कन्वर्ट होगा, फिर ग्लूकोज में। प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मिनरल्स को डाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। सोडियम और पोटेशियम वो ऑलरेडी इतने सिंपल होते हैं कि ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो सकते हैं, तो इनको कोई भी डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन? इसमें से आपने देखना है कौन सा जो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, मतलब डाइजेस्टिव ऑर्गन का बराह रास्त पार्ट नहीं है। मतलब कि अगर आप देखेंगे ना तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपको एसोफेगस मिलेगा, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो कौन सा पार्ट है जो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कहलाता है? स्टमक, ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है। जिज्यूनम, ये लार्ज इंटेस्टाइन का स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। लिवर, कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। लिवर इज द एक्सेसरी ऑर्गन, आपके बुक में बताया गया है। सही है। अ पेशेंट हैज़ अ सीवियर डिफिशिएंसी इन प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। एक पेशेंट है जिसकी बॉडी के अंदर कोई भी गैस्ट्रिक जूस नहीं बन रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट वुड बी द मोस्ट अफेक्टेड इन टर्म्स ऑफ इट्स इनिशियल डाइजेशन? एक पेशेंट है जिसकी बॉडी के अंदर क्या नहीं बन रहा? गैस्ट्रिक जूस नहीं बन रहा, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर आपको पता है क्या होना चाहिए? HCl होता है,
म्यूकस होता है, पेप्सिन होता है, पेप्सिनोजेन होता है लेकिन फिर वो HCl उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ये 3 चीज़ें होती हैं। तो एक बंदा है जिसके अंदर गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन इनहिबिट हो चुकी है, वो नहीं बन रहा, तो बताए कौन सा जो होगा न्यूट्रिएंट उसका इनिशियल डाइजेशन में मसला होगा। स्टार्च डाइजेस्ट एक तो माउथ से स्टार्ट होता है और दूसरा ये पेनक्रिएटिक अमाइलेज इसको डाइजेस्ट करते हैं। प्रोटीन फैट्स जो होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं और वहीं पे डाइजेस्ट होते हैं और वहीं पे एब्जॉर्ब होते हैं। डुडेनियम के अंदर इनकी डाइजेशन स्टार्ट हो रही है और एब्जॉर्प्शन भी वहीं पे होती है, कंप्लीट डाइजेशन भी वहीं पे होती है। सेलुलोज जो होता है उसको अगर आप देखें तो वो तो अनडाइजेस्टिव रहता है, हमारी बॉडी के अंदर सेलुलेज होता है नहीं इसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो प्रोटीन जो होता है उसको डाइजेस्ट करता है पेप्सिन। तो अगर गैस्ट्रिक जूस नहीं बनेगा तो पेप्सिन नहीं होगा, पेप्सिन नहीं होगा तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा इनिशियली। अ पर्सन हैज़ अ कंडीशन वेयर द पेरिएटल सेल इन द स्टमक आर डिस्ट्रॉयड। अभी पेरिएटल सेल जो स्टमक के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो गए। दिस वुड डायरेक्टली लीड टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो मैंने कहा था ना, जब भी ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आ जाए और एक्सेप्ट आ जाए इसका मतलब कुछ बाकी सारे ऑप्शन होंगे, एक नहीं होगा। डिफिकल्टी इन द एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन, reduce absorption of vitamin B12 in the intestine, a higher risk of stomach infection from ingested bacteria, inadequate digestion of starch in the stomach। इनमें से एक नहीं होगा, बाकी होंगे। आपको पता है अगर पेरिएटल सेल को देखा जाए तो पेरिएटल सेल जो होते हैं उनको ऑक्जेंटिक सेल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। स्टमक के अंदर आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में दो टाइप के सेल मिलेंगे, पेरिएटल और ऑक्जेंटिक सेल। दूसरे होते हैं जाइमोजिन और चीफ सेल जो कि बनाते हैं पेप्सिन, याद रखिएगा, ठीक है। और जो पेरिएटल और ऑक्जेंटिक सेल होते हैं वो बनाते हैं HCl, ठीक है, और इंट्रिंसिक फैक्टर बनाते हैं। ये दो चीज़ें बनाते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो अगर पेरिएटल सेल नहीं होंगे तो विटामिन B12 रिड्यूस में जो है ना वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ये ऑप्शन सही है। डिफिकल्ट इन एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन, पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा क्योंकि HCl पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। हायर रिस्क ऑफ स्टमक इन्फेक्शन फ्रॉम इंजेस्टेड बैक्टीरिया, क्योंकि HCl जो होता है वो बैक्टीरिया को भी किल करता है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। इनएडिक्वेट डाइजेशन, ये नहीं होगा भाई। पेरिएटल सेल का स्टार्च की डाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है पेरिएटल सेल का, तो ये नहीं होगा, एक्सेप्ट ये आपने करना है यहाँ पे, ठीक है। सो क्या नहीं होगा, इनएडिक्वेट डाइजेशन ऑफ द स्टार्च इन द स्टमक। सही हो गया भाई, आगे देखते हैं। चलें जी, 32nd MCQ है। द लेयर ऑफ द हार्ट वॉल दैट इज कंपोज ऑफ कार्डियक मसल टिश्यू इज कॉल्ड। आपको पता है हार्ट की वॉल्स जो होती है वो कैसे होती है। हार्ट की वॉल्स में आपको पता है पहले होता है पेरिकार्डियम, ठीक है, ये लेयर होती है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के दो टाइप होते हैं, एक होता है पेरिकार्डियम जैसे आप नाम देंगे सीरस, और एक होता है एक होता है फिब्रस और एक होता है सीरस, एक होता है फिब्रस, ठीक है। उसके अंदर फिर एक वॉल मिलेगी जिसे आप कहेंगे एपिकार्डियम वॉल होती है। फिर अंदर होती है मायोकार्डियम जो कि मसल से बनती है, और फिर अंदर होती है एंडोकार्डियम। ये होती है ना लेयर हार्ट की। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ द लेयर ऑफ द हार्ट वॉल दैट इज कंपोज ऑफ कार्डियक मसल टिश्यू इज द एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम। वो मायोकार्डियम होती है जो कार्डियक मसल टिश्यू से बनती है, याद रखिएगा। मायो का मतलब होता है मसल्स, ये कार्डियक मसल से बनती है। द चेस्ट पेन एसोसिएटेड विद रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल इज कॉल्ड। ऐसा चेस्ट पेन जो कि इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हार्ट के मसल्स को ब्लड फ्लो में रिडक्शन हो रही है, ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा हार्ट के मसल्स की तरफ, जिसकी वजह से सीने के अंदर दर्द हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है। तो बताए कौन सी कंडीशन है, हाइपरटेंशन नहीं, एथेरोस्क्लेरोसिस, एंजिना पेक्टोरिस या पेरिकार्डाइटिस। एंजिना पेक्टोरिस के बारे में सीधी लाइन लिखी हुई है बुक के अंदर कि ये तब होता है जब हार्ट के मसल्स को ब्लड मिलना बंद हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से चेस्ट के अंदर एक पेन प्रोड्यूस होता है जिसे एंजिना पेक्टोरिस कहा जाता है। विच वीजल कैरीज ऑक्सीजनरी ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। हमारे लंग्स में से हार्ट की तरफ, देखिए ये हार्ट है हमारा और ये हमारे लंग्स से हार्ट की तरफ जो ब्लड लेके आती है टूवर्ड्स द हार्ट, जो भी आता है उसे कहा जाता है वीन नंबर 1, और अवे फ्रॉम हार्ट जाता है उसे कहा जाता है आर्टरी। तो ये लंग्स से हार्ट की तरफ आ रहा है तो ये वीन होगी, और जो ना वो लंग्स की तरफ वजह से इसको कहा जाता है पल्मोनरी वीन, ठीक है। तो विच वीजल कैरीज ऑक्सीजनरी ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, सिस्टमेटिक एरोटा, ये तो बॉडी की तरफ जाता है ऑक्सीजनरी ब्लड लेके। पल्मोनरी आर्टरी, ये तो डीऑक्सीजनरी ब्लड लेके जाता है लंग्स की तरफ, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है, इसमें ऑक्सीजन वाला होता है, हार्ट की तरफ लेके आता है। पल्मोनरी वेन या कोरोनरी वेन तो हार्ट को ब्लड पहुंचाता है, पल्मोनरी वेन इज द राइट ऑप्शन। हेपाटिक पोर्टल वेन इज यूनिक बिकॉज इट कैरीज। हेपाटिक पोर्टल वेन पता है क्या होती है, मतलब कि ये वेन ऐसी होती है जो कि हमारे ऐसा समझें कि इंटेस्टाइन का जो ब्लड होता है ना, इंटेस्टाइन का ब्लड जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स रिच कंपाउंड्स मौजूद है उनको वो लेके जाती है लिवर के अंदर, इसे हेपाटिक पोर्टल वेन कहा जाता है। सो हेपाटिक पोर्टल वेन जो कि कैपिलरीज बेड से स्टार्ट हो और कैपिलरीज पे एंड हो उसे पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। हेपाटिक वर्ड का मतलब लिवर। ऑक्सीजन ब्लड टू द लिवर, डीऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द लिवर टू द हार्ट, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ऑर्गन टू द लिवर, ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट टू द लिवर। तो मैंने आपको बता दिया ना, ये हेपाटिक पोर्टल वेन क्या करती है, हमारे इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव ऑर्गन में से न्यूट्रिएंट रिच कंपाउंड को एब्जॉर्ब करके वो लिवर की तरफ लेके जाती है, ये वाली वेन।
द QRS कॉम्प्लेक्स इन ECG रिप्रेजेंट, जो एक आप ECG देखेंगे तो ECG के अंदर P वेव होता है, देन QRST कॉम्प्लेक्स होता है एंड देन T वेव होता है। तो ये P वेव, देन P वेव के बाद एक QRST। तो P वेव जो होता है वो बताता है कि आर्ट्रिया जो है वो डिपोलराइज्ड हुआ है, मतलब आर्ट्रियल सिस्टोल बताता है। QRS कॉम्प्लेक्स क्या बताता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और T वेव बताता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मतलब कि रिलैक्सेशन। तो QR क्या क्या बताया, QRS कॉम्प्लेक्स ऑन ECG रिप्रेजेंट आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन, नहीं वो तो P बताता है। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन वो T बताता है। सो दैट इज द वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, मतलब कि सिस्टोल मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल बैरियर, इनमें से आपने मालूम करना है। इम्यून सिस्टम वाला जो चैप्टर है वो मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। इनमें से कौन सा है जो कि फिजिकल बैरियर है। स्टमक एसिड है तो देखिए केमिकल बैरियर हो गया ये। लाइसोसोम एंड टीयर्स, तो लाइसोसोम भी एक केमिकल है। स्किन एंड म्यूकस भी एक किस्म का केमिकल है, तो स्किन जो है वो फिजिकल बैरियर कहलाएगा। बाकी केमिकल बैरियर है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के होते हैं फिजिकल और केमिकल बैरियर, सही है। द ऑयली सब्सटेंस सीक्रेटेड बाय द सेबेशियस ग्लैंड्स दैट हेल्प टू प्रोड्यूस द स्किन इज, स्किन के ऊपर सेबेशियस ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो ऑयली सीक्रेशन रिलीज करते हैं। दो टाइप के ग्लैंड होते हैं स्किन के ऊपर, सेबेशियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। स्वेट रिलीज करेंगे पसीना, और सेबेशियस ग्लैंड एक केमिकल रिलीज करेंगे जो कि प्रोटेक्ट करता है स्किन को, उसका नाम बताए स्वेट, सेबम, लाइजोजाइम, म्यूकस मेम्ब्रेन से बनेगा। लाइजोजाइम जो होगा वो टीयर्स और स्लाइवा के अंदर होता है मोस्टली। स्वेट ग्लैंड से बनेगा, और सेबम जो होता है वो सीक्रेशन होती है सेबेशियस ग्लैंड की। आगे बताया गया है द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ कफिंग एंड स्नीजिंग इज अ पार्ट ऑफ विच लाइन ऑफ डिफेंस, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी वायरस बैक्टीरिया कोई भी पैथोजन वगैरह आ जाता है तो हमें कफिंग रिफ्लेक्स होता है, या हमें छींक आना शुरू हो जाती है, स्नीजिंग होती है। तो बताइए कौन सी लाइन से जो है ताल्लुक रखेगा, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, या स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक इम्यूनिटी तो होगा नहीं, इसको निकाल दें। 3 लाइन्स के बारे में पूछा गया है। आपको पता है जब भी हमारे बॉडी में कोई चीज़ इंटर करने की कोशिश करती है तो हमें स्नीजिंग होना शुरू हो जाती है नाक से। तो जैसे ही इंटर करने की कोशिश कर रही है ना बॉडी के अंदर कोई चीज़, मतलब इंटर तो नहीं हुई ना, तो इंटर करने की कोशिश कर रही है, तो कौन सा लाइन काम करेगा, फर्स्ट लाइन काम करेगा ना। सो दैट इज द ऑप्शन ए। 40th MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेगोसाइटिक सेल, आपने मालूम करना है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में फेगोसाइटिक सेल और साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं, तो आपने मालूम करना है फेगोसाइटिक सेल कौन से। मास्ट सेल फेगोसाइटिक नहीं है, बी सेल फेगोसाइटिक नहीं है, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं। न्यूट्रोफिल एंड रेड ब्लड सेल भी, ये तो ऑक्सीजन को कैरी करके जाते हैं। ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं मैक्रोफेज के साथ, न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज मतलब कि मोनोसाइट और मैक्रोफेज एक ही बात होती है, आपको पता है। मोनोसाइट जब ब्लड से बाहर निकलते हैं अपनी साइज में इंक्रीज हो जाए तो मैक्रोफेज कहलाते हैं, और डेंड्राइटिक सेल ये सारे फेगोसाइटिक की कैटेगरी में आते हैं। सही हो गया भाई। 41 MCQs को देखते हैं अच्छे से। तो 41 MCQs है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी इज प्राइमरी मीडिएटेड बाय, ह्यूमरल इम्यूनिटी का मतलब होता है एंटी बॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये कौन मीडिएट करता है, टी सेल तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करता है, CMI, सही है। बी सेल एंड एंटीबॉडीज फेगोसाइट से तो सेकेंड लाइन में आ गए। द कम्प्लीमेंट सिस्टम ये भी सेकेंड लाइन के प्रोटीन है, तो बी सेल जो होते हैं वो एंटीबॉडीज भी बनाते हैं, और ये ह्यूमरल इम्यूनिटी कहलाता है। इफ़ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज इनिबिटेड, अगर आप कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनिबिट कर देंगे, व्हाट इमीडिएट अफेक्ट विल अकर इन द ब्लड के अंदर कौन सा अफेक्ट होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस को अगर आप रोक देंगे। रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इज बाइकार्बोनेट, इंक्रीज pH, फास्टर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन, इंक्रीज ऑक्सीजन एफिनिटी इंक्रीज नहीं होगी, फास्टर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन भी नहीं होगी, इंक्रीज pH से कोई लेना देना नहीं है इसका। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझिएगा, pH में थोड़ा सा रोल प्ले करेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो बाइकार्बोनेट आयन में ट्रांसपोर्ट नहीं होगा बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेस ही होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के कार्बोनिक एसिड बनाता है, और फिर वही कार्बोनिक एसिड आगे टूट जाता है इनटू बाइकार्बोनेट आयंस। तो कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को तोड़ दें आप, इनिबिट कर दें, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इज अ बाइकार्बोनेट आयन ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगा। सही है। अब पेशेंट्स वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज, एक पेशेंट है जिसका वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज हो रहा है, और द लंग कैपेसिटी रिमेन अनचेंज, लेकिन लंग्स कैपेसिटी को कुछ भी नहीं हो रहा। लंग्स की कैपेसिटी मतलब टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है, टोटल लंग्स कैपेसिटी को कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन वाइटल कैपेसिटी जो है उसको प्रॉब्लम हो रहा है। विच पैरामीटर मस्ट हैव इंक्रीज, कौन सा पैरामीटर इंक्रीज हुआ होगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, रेजिजुअल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अभी समझने की कोशिश करें। वाइटल कैपेसिटी पता है किसको कहते हैं हम, वाइटल कैपेसिटी कहते हैं कि टोटल लंग्स कैपेसिटी में से आप रेजिजुअल वॉल्यूम को निकाल दें। जब आप टोटल लंग्स कैपेसिटी में से
रेजिडुअल वॉल्यूम को माइनस करेंगे तो हमें वाइटल कैपेसिटी मिलेगा, ये याद रखिएगा। तो अगर टीएलसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा लेकिन फिर भी वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया है ना, तभी तो वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज़ हो रहा है। तो आपने लगाना है रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज हो गया वाइटल कैपेसिटी को तभी मसला है, क्योंकि टोटल लंग कैपेसिटी को कोई मसला नहीं है, रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया होगा जिसकी वजह से वाइटल कैपेसिटी चेंज हो गई है। डैश इज द प्रोसेस इन विच एयर गोज इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, कौन सा प्रोसेस है जिसमें एयर अंदर भी जाती है और बाहर भी निकलती है? इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, वेंटिलेशन, बोथ ए एंड बी। एक बात याद रखिएगा, ये जो लाइन है मैंने बुक में से लाइन ली है, उस लाइन को अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो इन डैश इज द प्रोसेस इन विच एयर गोज इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। आप बोथ ए एंड बी भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो होना चाहिए वेंटिलेशन, क्योंकि वेंटिलेशन के अंदर ये सब आ गया, इंस्पायरेशन भी आ गया, एक्सपायरेशन भी आ गया। तो अगर वेंटिलेशन मौजूद है तो आप बोथ ए एंड बी की तरफ नहीं जाएंगे, यू विल गो फॉर द वेंटिलेशन में। तो ये तो बुक की लाइन निकाली है मैंने, तो बुक के अंदर ये लाइन है, ठीक है। अभी ये देखते हैं हम, अराउंड डैश परसेंट ऑक्सीजन इज डिस्पर्स बाय रेड ब्लड सेल्स एंड रिमेनिंग डैश परसेंट ऑक्सीजन इज डिजोल्व एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड प्लाज्मा। कितना परसेंट ऑक्सीजन जो है वो रेड ब्लड सेल कैरी करते हैं और कितना परसेंट प्लाज्मा कैरी करके लेके जाते हैं? रेड ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम। तो आपके बुक में बताया गया है कि आरबीसीज जो कैरी करते हैं, आरबीसीज वो कितना कैरी करते हैं? 97%। और रिमेनिंग जो 3% है वो कौन कैरी करता है? प्लाज्मा कैरी करता है। तो यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन है 97 एंड 3, 1070 नहीं भाई, 3 एंड 97। देखें आधे से ज़्यादा स्टूडेंट ने ये लगाया होगा कि 397, नहीं भाई 3 नहीं होगा, 97 एंड 3 होना चाहिए। तो 97 और 3 तो यानी 70 30, तो इस नन ऑफ दीज लास्ट ऑप्शन तो यही बचता है, तो आप नन ऑफ दीज की तरफ जाएंगे। सही है भाई। आगे है कि एनिमल दैट एक्सक्रीट अमोनिया एज एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कॉल्ड एज, ऐसे एनिमल जो अमोनिया को एज अ एक्सक्रीटरी वेस्ट। अच्छा यहाँ तक फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, ये जो मैंने गैस पेपर बनाया फर्स्ट ईयर का वो यहाँ तक खत्म हो गया, और अभी सेकेंड ईयर स्टार्ट कर रहे हैं हम। सो एनिमल दैट एक्सक्रीट अमोनिया एज एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कॉल्ड एज यूरियोटेलिक, ये यूरिया रिलीज करते हैं, अमोनोटेलिक यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, इट्स अमोनोटेलिक। बहुत ज़्यादा ईजी है ये सवाल, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फिल्ट्रेट एंड प्लाज्मा कंपोजिशन अंडर नॉर्मल कंडीशन? अच्छा जी ये देखें आप, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होती है फिल्ट्रेट और प्लाज्मा की कंपोजिशन के बेसिस पे अंडर नॉर्मल कंडीशंस? तो फिल्ट्रेट हैज़ नो ग्लूकोज, फिल्ट्रेट इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस प्रोटीन एंड सेल्स, फिल्ट्रेट इज इक्वल टू प्लाज्मा विद एक्स्ट्रा सोल्यूट एंड फिल्ट्रेट विद हायर प्रोटीन कंटेंट। ये किस फिल्ट्रेट की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है बाउमैन कैप्सूल्स के अंदर बनने वाली फिल्ट्रेशन को, बाउमैन कैप्सूल के अंदर जो ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट बनती है उसकी ये बात कर रहा है, इसके अंदर। और जो ब्लड की प्लाज्मा होती है उनमें क्या फ़र्क होता है, क्या कंपोजिशन में डिफरेंट है? फिल्ट्रेट हैज़ नो ग्लूकोज, भाई फिल्ट्रेट के अंदर ग्लूकोज होता है तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। आपको पता है ना फिल्ट्रेट के अंदर ग्लूकोज होता है, फिर वो पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल से दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाता है। फिल्ट्रेट इज इक्वल टू प्लाज्मा विद एक्स्ट्रा सोल्यूट, नहीं भाई एक्स्ट्रा सोल्यूट की बात क्यों होगी? एंड फिल्ट्रेट इज प्लाज्मा माइनस प्रोटीन एंड सेल, वेरी गुड। ये वाला फिल्ट्रेट इज हायर प्रोटीन कंटेंट, ये भी नहीं है, प्रोटीन तो बाहर जाते ही नहीं है इतने ज़्यादा। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा कि फिल्ट्रेट जो होता है बाउमैन कैप्सूल के अंदर जो बनता है उसमें क्या फ़र्क होता है प्लाज्मा में? प्लाज्मा में से आप अगर प्रोटीन और सेल को निकाल देंगे तो बाकी सारा का सारा फिल्ट्रेट कहलाएगा, क्योंकि प्रोटीन और बड़े बड़े सेल जो होते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट ये तो बाहर नहीं जाते ना बाउमैन कैप्सूल के अंदर। तो इसका मतलब फिल्ट्रेट इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस प्रोटीन एंड सेल, ये कंपोजिशन नॉर्मल कंडीशन पे डिफरेंस होता है। विच रीजन ऑफ नेफ्रॉन इज इम्परमेबल टू वाटर अंडर ऑल कंडीशंस? ठीक है ना, कौन सा हमेशा कह सकते हैं कि पार्ट जो होता है वो इम्परमेबल होता है वाटर के? तो हमारे पास इस लूप ऑफ एनले होता है ना, तो लूप ऑफ एनले का ये वाला पार्ट नीचे की तरफ सोल्यूट आ रहा है तो इसे कहेंगे आप डिसेंडिंग लिम्ब, ऊपर की तरफ जाएगा तो आप कहेंगे असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब इज परमेबल टू वाटर, ठीक है, वाटर यहाँ से बाहर निकलता है, और असेंडिंग लिम्ब इज परमेबल टू सोडियम बट इम्परमेबल टू वाटर। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? विच रीजन ऑफ नेफ्रॉन इज इम्परमेबल टू वाटर? दैट इज दी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले, ये इम्परमेबल होता है वाटर के, याद रखिएगा। ठीक हो गया भाई? मतलब कि अगर डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के परमेबल है तो सोडियम और आयंस के इम्परमेबल होगी, और असेंडिंग लिम्ब जो है वो आयंस के परमेबल है तो वाटर के इम्परमेबल होगी। ठीक है। 49th MCQ है, क्या कह रहा है कि इफ़ बाउमैन कैप्सूल प्रेशर इज इंक्रीज ड्यू टू किडनी स्टोन ब्लॉकेज व्हाट हैपेंस टू GFR? अगर बाउमैन कैप्सूल का जो प्रेशर होता है, देखिए दो टाइप के प्रेशर यहाँ पे याद रखने, ये बाउमैन कैप्सूल हो गया, इसका अलग से प्रेशर होगा, और जो ऊपर की तरफ यहाँ पे मौजूद है इसके ग्लोमेरुलस, इसका प्रेशर अलग होगा। तो अगर बाउमैन का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाए, क्यों इंक्रीज़ हो जाए? क्योंकि बाउमैन का प्रेशर इंक्रीज़ है, क्योंकि नीचे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो चुका है, क्योंकि क्या हुआ है? किडनी स्टोन हुआ है। किडनी स्टोन की ब्लॉकेज की वजह से अगर बाउमैन कैप्सूल का प्रेशर इंक्रीज़ हो गया तो
क्या कंडीशन GFR पे क्या इफेक्ट आएगा, एक चीज़ याद रखिएगा। बाउमैन कैप्सूल का प्रेशर इंक्रीज हो गया तो जाहिर सी बात है जो ग्लोमेरुलर से यहाँ पे जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बनता है ड्यू टू ये वाली जो होती है वो एफरंट आर्टियोल उसका डायमीटर बड़ा होता है, ईफ्रंट का डायमीटर कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बनता है। वो प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू बाउमैन कैप्सूल प्रेशर, तभी तो ज़्यादा जो है ना वो GFR होगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट तभी ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्लॉकेज की वजह से जो बाउमैन कैप्सूल का प्रेशर वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू GFR, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा प्रेशर है तो कम GFR होगा ना, कम जो है ना वो फिल्ट्रेशन होगी ना, क्योंकि फिल्ट्रेशन मूव करते हैं हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। यहाँ पे ऑलरेडी प्रेशर हाई, क्यों हाई, क्योंकि ब्लॉकेज हो गया किडनी की वजह से। तो क्या होना चाहिए, GFR डिक्रीज इंक्रीज, शुड बी डिक्रीज। सही हो गया। एक बंदा है, आगे बता रहा हूँ ये, इस बंदे ने एक 5 लीटर पानी पी लिया। इफ़ अ पर्सन ड्रिंक्स अ 5 लीटर ऑफ वाटर इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर, विच हार्मोन लेवल विल चेंज मोस्ट रेपिडली, कौन सा हार्मोन जो होगा वो चेंज होगा। ADH की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ये एरो नीचे की तरफ है। एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, एरो ऊपर की तरफ है। रेनिन हाई हो जाएगा, यहाँ बोथ A एंड B। भाई देखें, अगर पानी ज़्यादा पी लिया है तो ADH का रोल ही नहीं है, क्योंकि ADH क्या करता है, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। तो ये मसला होगा ना, ADH की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी ना भाई। क्यों कम हो जाएगी ADH की कंसंट्रेशन, क्योंकि ADH क्या करता है, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। पानी तो ऑलरेडी 1 घंटे से उसने 5 लीटर पी लिया है, तो ADH की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी बॉडी में। When body experience cold environment and body temperature tend to decrease, this condition is called as, जब बॉडी एक्सपीरियंस करती है कोल्ड इन्वायरमेंट को फील करती है और बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए तो कंडीशन को क्या कहेंगे, हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, वेदोडाइलेशन या बोथ ANC। इट इज़ हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है बॉडी का टेम्परेचर कम होना। सही है, आगे देखते हैं इनको। चलें जी, MCQ नंबर है 52। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन नहीं है। मिनरल स्टोरेज, यस, स्केलेटल सिस्टम मिनरल को स्टोर करता है, प्रोटेक्शन भी करता है बॉडी के कुछ ऑर्गन्स को, मसल्स की अटैचमेंट भी करता है। हार्मोन नहीं बनाता भाई, स्केलेटल सिस्टम का हार्मोन बनाने का कोई काम ही नहीं है। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट साइनोवियल जॉइंट, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो साइनोवियल जॉइंट के बारे में सही है। दे आर रिमूवेबल, मतलब इसका मतलब ये वो बाकी सब गलत होंगे, सिर्फ एक सही होगा। सही है ना, ट्रू अबाउट साइनोवियल जॉइंट मतलब बाकी सब गलत होंगे। दे आर रिमूवेबल नहीं भाई, ये मूवेबल होते हैं साइनोवियल जॉइंट, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दे लेक साइनोवियल फ्लूइड, नहीं भाई, साइनोवियल जॉइंट का नाम ही साइनोवियल फ्लूइड के बेसिस पे, तो ये भी ऑप्शन गलत है, नहीं होगा। दे आर इनक्लोज्ड इन कैप्सूल विद लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, दे जॉइंट क्रेनियल बोन, भाई क्रेनियल बोन के जो जॉइंट होते हैं वो साइनोवियल नहीं होते, वो फिक्स्ड जॉइंट कहलाते हैं। ठीक ना, फिब्रोकार्टिलिजिनियस, ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा इनको। दे आर इनक्लोज्ड इन कैप्सूल विद लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, यस, दे आर इनक्लोज्ड इन अ कैप्सूल विद लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, ये ट्रू है साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में। इफ ATP सिंथेसिस स्टॉप सडनली इन मसल फाइबर, व्हाट इमीडिएट इफेक्ट विल अकर, अगर ATP बनना खत्म हो जाए अचानक से मसल फाइबर के अंदर, मसल फाइबर मतलब कि मसल फाइबर का सेल, मतलब कि मसल के सेल को कहा जाता है मसल फाइबर, अचानक से ATP बनना बंद हो जाए तो क्या होगा, मसल विल रिलैक्स, क्रॉस ब्रिज विल डिटेच फास्टर, मायोसिन हेड रिमेन बाउंड टू एक्टिन एंड कैल्शियम विल रीएब्जॉर्ब फास्टर। याद रखिएगा, ये जो एक्टिन होता है उसके हुक के साथ मायोसिन का हेड अटैच होता है, और हेड को निकालने के लिए आपको चाहिए ATP होगा तो ये मायोसिन का हेड बाहर निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। तो अगर ATP सिंथेसिस अचानक से बंद हो गई तो मायोसिन के जो हेड होंगे वो बाउंड होंगे एक्टिन से, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि देयर विल बी द कॉन्ट्रैक्शन, मतलब रिलैक्स होंगे नहीं, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। क्रॉस ब्रिज डिटेच फास्टर, ये भी नहीं होगा। कैल्शियम विल बी रीअब्जॉर्ब फास्टर, ये भी नहीं होगा। मायोसिन हेड रिमेन बाउंड टू एक्टिन, क्योंकि मायोसिन के हेड को एक्टिन के हुक में से निकालने के लिए व्हाट यू वांट, यू रिक्वायर, दैट इज द ATP। चलें जी, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम आयन बाइंड्स टू विच सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, ये तो बिल्कुल ईजी है। ट्रोपोनिन के 3 यूनिट होते हैं भाई, एक होता है TNT, एक होता है TNI, एक होता है TNC। ये ट्रोपोमायोसिन से अटैच होता है ट्रोपोनिन का यूनिट, ये इनिबिशन का काम करता है एक्टिन और मायोसिन के कॉम्प्लेक्स को। TNC के यहाँ पे जाके कैल्शियम अटैच होता है, तो TNI, TNT, TNC या ट्रोपोमायोसिन TNC पे जाके अटैच होता है कैल्शियम। विच स्ट्रक्चर कंडक्ट्स एक्शन पोटेंशियल डीप इनटू द मसल फाइबर, कौन सा एक्शन है जो मसल फाइबर के अंदर डीपली एक्शन पोटेंशियल को कैरी करता है। तो एक्शन पोटेंशियल जब यहाँ पे आ जाता है तो उसके बाद अंदर की तरफ आपको ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल मिलेंगे, जिन्हें T ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। वो डीपली सिग्नल को लेके जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देता है, और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम की जो है ना वो सीक्रेशन करवाता है, फिर कैल्शियम बाइंड हो जाता है TNC के ऊपर, और फिर आपको पता है कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो सार्कोलेमा, T ट्यूब्यूल, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मायोफिब्रिल्स, T ट्यूब्यूल जो कि डीपली सिग्नल को लेके जाता है। आगे बताया गया है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवन इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन में करेक्ट आपने सीक्वेंस बतानी है बाय लुकिंग एट द इंफॉर्मेशन। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, पावर स्ट्रोक, डिटैचमेंट, ATP हाइड्रोलाइसिस। सबसे पहले होगा डिटैचमेंट, ठीक है।
सॉरी, सबसे पहले डिटैचमेंट नहीं होगा, सबसे पहले होना चाहिए एटीपी हाइड्रोलाइज, ठीक है, एटीपी होगा हाइड्रोलाइज। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बता रहा हूँ, ओवरऑल क्रॉस ब्रिज के बेसिस पे नहीं बता रहा। ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना, उस बेसिस पे आपने अपना आंसर बनाना है। बुक में क्या बताया गया है उस बेसिस को छोड़े, बुक में तो ओवरऑल साइकिल बताया गया ना, लेकिन यहाँ पे तो 4 ऑप्शन है, तो इस बेसिस पे बताने की कोशिश करें। सबसे पहले बताया क्या होगा, सबसे पहले एटीपी हाइड्रोलाइज होगा, ठीक है, नंबर 4 ऑप्शन बना रहा हूँ मैं, ठीक है। एटीपी हाइड्रोलाइज होगा, फिर एटीपी हाइड्रोलाइज होने के बाद क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगी। वो जो मायोसिन का हेड होगा वो एक्टिन के हुक के साथ अटैच हो जाएगा, मतलब क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगी, तो 4 के बाद 1 हो गया। फिर पावर स्ट्रोक लगेगा, क्योंकि एटीपी हाइड्रोलाइज हो गया, वो मायोसिन का हेड जैसे अटैच होगा तो वो पावर स्ट्रोक लगाएगा, तो पावर स्ट्रोक 2। एंड देन पावर स्ट्रोक लगाने के बाद जब काम हो गया, कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो फिर मसल की रिलैक्सेशन होगी, मतलब कि डिटैचमेंट हो गया। ये जो हेड है वो आपसे निकल जाएगा, तो डिटैचमेंट होगा, मतलब कि 3। तो कहीं पे भी आपको ऐसा सवाल आ जाए ना, तो पहले आप अपना ऑप्शन बनाने की कोशिश करें, फिर देखें नीचे ऐसा ही ऑप्शन अगर है तो फिर आप देख लें 4 1 2 3 कहीं पे है, 4 1 2 3 बी जगह, बी वाले पॉइंट पे, तो ये आपका ऑप्शन होगा राइट। सही है भाई। तो आगे बताया गया है कि ईच मायोसिन इज एंड सार्कोमेर इज डैश इन डायमीटर। मायोसिन जो है उसका डायमीटर बताना है आपने, 25 to 30 नैनोमीटर, 7 to 8 नैनोमीटर, 16 नैनोमीटर या 8 नैनोमीटर। याद रखिएगा 7 to 8 नैनोमीटर किसका होता है, थिन फिलामेंट का होता है डायमीटर। आपसे मायोसिन पूछ रहे हैं, मतलब थिक फिलामेंट 16 नैनोमीटर का होता है, ये याद रखिएगा, आपके बुक के अंदर बताया गया है। चलें जी, एमसीक्यूज नंबर है 59। अ न्यूरॉन दैट इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज एंड सेंड अ सिग्नल आउटपुट टू मोटर न्यूरॉन वुड मोस्ट लाइकली बी। एक न्यूरॉन है जो इंटीग्रेट करता है इन्फॉर्मेशन को, इंटीग्रेट वर्ड आ गया तो समझ आइएगा ये सीएनएस के अंदर ही होगा न्यूरॉन, और फिर वो सेंड करता है एक आउटपुट सिग्नल मोटर न्यूरॉन को देता है। तो बताएं वो कौन सा होगा, सेंसरी न्यूरॉन तो नहीं होगा, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, ये इंटर न्यूरॉन होता है जो कि इंटीग्रेशन का काम करता है इन्फॉर्मेशन को कैरी करने के बाद। अ न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड बट नो एक्शन पोटेंशियल अकर, विच इज मोस्ट लाइकली। एक न्यूरॉन है जो स्टिमुलेटेड हो चुका है लेकिन एक्शन पोटेंशियल नहीं बना, तो बताइए क्या है ये, स्टिमुलेशन इज बिलो थ्रेशोल्ड, मतलब स्टिमुलेशन जो है वो थ्रेशोल्ड से कम है। सोडियम चैनल ब्लॉक, सोडियम चैनल ब्लॉक हो गए, जिसकी वजह से स्टिमुलेशन तो हो गई है लेकिन एक्शन पोटेंशियल नहीं बन रहा। न्यूरॉन इज रिफ्रेक्टिव पीरियड, न्यूरॉन रिफ्रेक्टिव पीरियड के अंदर है। रिफ्रेक्टिव पीरियड क्या होता है आपको पता है ना, जो रिस्टोरेशन करता है ओरिजिनल पोलरिटी को, सोडियम और पोटेशियम की, उसे रिफ्रेक्टिव पीरियड कहा जाता है। और एनी ऑफ द अबव, तो ऑप्शन आना चाहिए डी, दैट इज द एनी ऑफ द अबव, ठीक है। ड्यूरिंग द रीपोलराइजेशन फेज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको पता है सबसे पहले क्या होता है, पोलराइज स्टेट आपको पता होनी चाहिए। पोलराइजेशन मतलब आरएमपी, सबसे पहले आरएमपी होता है, और आरएमपी में आपको पता होना चाहिए कि आरएमपी में अंदर की तरफ पोटेशियम ज़्यादा होंगे और बाहर होगा सोडियम ज़्यादा, ठीक है। और आरएमपी कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट होता है। फिर क्या होता है आरएमपी के बाद, जैसे स्टिमुलेशन मिलेगा तो होती है डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन में पोलरिटी चेंज हो जाती है, -70 से वो हो जाती है, वो कितनी हो जाती है, +50। इसमें क्या होता है, जितना भी पोटेशियम वहीं के वहीं है, समझिएगा कॉन्सेप्ट को, पोटेशियम वहीं के वहीं है लेकिन सोडियम अंदर चला जाता है, तो अंदर की कंडीशन पॉजिटिव हो जाती है, तो -70 से वो कम होकर +50 मिलीवोल्ट हो जाती है, तो ये पोलरिटी चेंज होकर इसे डीपोलराइजेशन कहेंगे। डीपोलराइजेशन करने के बाद फिर होता है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में क्या होता है, जो पोटेशियम है वो बाहर निकलता है, याद रखिएगा, सोडियम वहीं पे होगा, पोटेशियम बाहर निकलता है, फिर दोबारा -50 से कंडीशन हो जाती है -70 मिलीवोल्ट, क्योंकि पोटेशियम बाहर निकल गया, तो इसे आप कहेंगे रीपोलराइजेशन। पोलरिटी वापसी आ गई, लेकिन पोलरिटी वापसी तो आ गई लेकिन अभी पोटेशियम बाहर है, सोडियम अंदर है, और यहाँ पे आरएमपी पे क्या होता है, पोटेशियम अंदर होता है, सोडियम बाहर होता है। फिर इनको दोबारा रिस्टोर करने के लिए कौन सा होगा, रिफ्रैक्टरी पीरियड होगा, जो कि 1 to 2 मिली सेकेंड टाइम लगाता है, पता है ना आपको। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ड्यूरिंग द रीपोलराइजेशन फेज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स मोर पॉजिटिव, नहीं, ये तो डीपोलराइजेशन में होता है। पोटेशियम चैनल क्लोज कंप्लीटली, ठीक है ना, रिपोलराइजेशन में नहीं भाई, कंप्लीटली क्लोज नहीं होते, रिपोलराइजेशन में वो ओपन होते हैं। पोटेशियम आयन मूव आउट रिस्टोरिंग नेगेटिविटी, पोटेशियम आयन बाहर निकलते हैं। सोडियम आयन रशेज इनवर्ड, नहीं भाई, ये तो डीपोलराइजेशन में होता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट, के पोटेशियम आयन मूव आउट रिस्टोरिंग नेगेटिविटी, नेगेटिविटी को रिस्टोर करने के लिए वो बाहर निकल जाते हैं। डैमेज टू द मेडुला ऑब्लोंगेटा वुड मोस्ट लाइकली कॉज द डेथ, बिकॉज अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा की डेथ हो गई तो मतलब कि अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया और उसमें उसका मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो डैमेज हो चुका है, तो उस बंदे वो मोस्ट लाइकली काज डेथ, बिकॉज उसकी वजह से डेथ हो जाएगी उस बंदे की, सिर्फ मेडुला ऑब्लोंगेटा को ज़्यादा चोट लग गई। ऐसा क्यों है, इट कंट्रोल रिफ्लेक्सेस लाइक स्वेलिंग एंड वोमिटिंग, इट कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड रिस्पिरेशन, इट कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस, इट कंट्रोल इमोशन एंड मोटिवेशन। ये काम होता है, हम ऐसा कह सकते हैं कि अमेगडाला का, ये काम होता है सेरिब्रम का, और ये काम आप कह सकते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा का है। लेकिन सोलिंग और वोमिटिंग अगर बंद हो जाएगी तो बंदा मरेगा नहीं, ठीक है ना, लेकिन उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है और रिस्पिरेशन को मेंटेन करता है, वो बंदा ना ही सांस ले पाएगा ना ही ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा, वो मर जाएगा।
तो डैमेज मेडुला ऑब्लांगेटा को तो उसके डेज क्यों होंगे? इट कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर एंड रिस्पिरेशन। 63 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच। आपने इन पेयर्स को देखना है जो कि इनकरेक्टली मैच है, मतलब कि करेक्ट नहीं है। हाइपोथैलेमस हंगर एंड थर्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन ऑडिटरी एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस, सेरिब्रम वॉलंटरी कंट्रोल प्लस बैलेंस, एंड पोन्स मेमोरी स्टोरेज। ये भी सही है, पोन्स मेमोरी स्टोरेज करता है। ठीक है, याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लें, यहाँ पे कर ले, सेरिब्रम नहीं है, ये सेरिब्लम एल वाला। ठीक है, सेरिब्रम नहीं है, सेरिब्लम है एल वाला, थोड़ी सी ये मिस प्रिंटिंग हो गई। अभी देखें, हाइपोथैलेमस हंगर एंड थर्मो रेगुलेशन, मिड ब्रेन ऑडिटरी एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस, सेरिब्लम वॉलंटरी मोटर कंट्रोल प्लस बैलेंस, एंड डी ऑप्शन होगा पोन्स जो होते हैं वो मेमोरी स्टोरेज नहीं करते। मेमोरी स्टोरेज काम होता है हिप्पोकैम्पस का और सेरिब्रम का होता है। ठीक है ना, तो पोन्स का ये काम नहीं होता। तो आपने इनकरेक्टली इमेज देखना है तो पोन्स का आंसर आएगा यहाँ पे। अ पर्सन टच अ हॉट स्टोव, स्टोव का मतलब होता है वो जो गैस का चूल्हा होता है, उसको उसने टच कर लिया हॉट स्टोव को, एंड विदड्रॉ इज एंड इंस्टेंटली बिफोर रियलाइजिंग पेन, और हाथ को अचानक से हटा दिया पेन को रियलाइज करने से पहले। दिस रिस्पॉन्स इन्वॉल्व, इस रिस्पॉन्स को क्या कहेंगे आप? कौन इन्वॉल्व होगा इसमें? मेडुला, सेरिब्लम, स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स आर्क या सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये स्पाइनल कॉर्ड का रिफ्लेक्स आर्क होता है, जो कि गर्म चीज़ को हाथ लगते ही आपका हाथ हट गया ना, तो ये स्पाइनल कॉर्ड की वजह से, रिफ्लेक्स आर्क की वजह से। विच इज द फॉलोइंग द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक होते हैं एक्साइटेटरी, एक होते हैं इनहिबिटरी। इनहिबिटरी आगे जो है ना सिग्नल डेवलप करने में, दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल डेवलप करने से इनहिबिट करते हैं, और एक्साइटेटरी जो होते हैं वो उसको और ज़्यादा जो है ना एक्साइट करते हैं सामने वाले न्यूरॉन को सिग्नल बनाने के लिए। तो कौन सा है? गाबा इनहिबिटरी में आएगा, गुलाटमेट इनहिबिटरी में आता है, एसिटाइलकोलिन कभी इनहिबिटरी भी होता है, कभी एक्साइटेटरी भी होता है। तो डोपामाइन हमेशा क्या होता है? दैट इज द एक्साइटेटरी। तो आपसे क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, तो आप किसकी तरफ जाएं? डोपामाइन की तरफ जाएंगे। सही हो गया भाई। अब मेल हैज़ नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल, एक मेल है जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल तो नॉर्मल है बट लो स्पर्म काउंट। तो टेस्टोस्टेरोन तो बन रहा है लेकिन स्पर्म नहीं बन रहा, स्पर्म काउंट लो है। द मोस्ट लो स्पर्म काउंट का होता है, क्या कहते हैं? ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। 20 मिलियन से कम होना चाहिए तो ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, बताया ना, इनफर्टिलिटी के टॉपिक में बताया गया है। द मोस्ट लाइकली डिफेक्ट लाइज इन, मतलब टेस्टोस्टेरोन बन रहा है लेकिन स्पर्म कम बन रहा है। टेस्टोस्टेरोन कौन बनाता है? लेजिक सेल बनाते हैं, और स्पर्म कौन बनाता है? सर्टोली सेल्स। तो किसके अंदर डिफेक्ट है? लेजिक सेल में नहीं भाई, टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है तो लेजिक सेल में नहीं, सर्टोली सेल, पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं भाई, वासा डिफरेंस। इट्स सर्टोली सेल जो स्पर्म बनाते हैं उनके अंदर डिफेक्ट है। सही हो गया भाई। 67th MCQs है, और वो क्या कह रहा है कि विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन वाई टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी कैविटी इन स्क्रोटम। एक स्टेटमेंट है जो आपको ये बता रही है कि जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी के बाहर क्यों होते हैं, स्क्रोटम के अंदर बंद होते हैं, वो स्किन का पाउच होता है जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं, वो बाहर क्यों होते हैं? टू अवॉइड इम्यून रिजेक्शन, टू मेंटेन ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, टू अलो बेटर ब्लड सप्लाई एंड टू रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग मूवमेंट। नहीं भाई, फ्रिक्शन को, ये मूवमेंट को, ये ऑप्शन नहीं होंगे। ये बाहर क्यों होते हैं स्क्रोटम के अंदर इनक्लोज? क्योंकि टू मेंटेन करना होता है उन्हें टेम्परेचर, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37, और ये कितने टेम्परेचर पे स्पर्म बना सकते हैं? 38 अकॉर्डिंग टू द STB। और फेडरल की अगर बात करेंगे तो फेडरल में कितना बताया गया टेम्परेचर? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा ऑप्टिमल टेम्परेचर जिसपे स्पर्म डेवलप कर सकते हो। और STB सिंथ बोर्ड में कितना बताया गया? 34। विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट स्पर्म पैसेज। स्पर्म के पैसेज को आपने यहाँ में करेक्टली बताना है। तो सेमिनिफरस ट्यूबुल होते हैं, फिर वहाँ से ये जाता है सेमिनिफरस ट्यूबुल से, अगर आप देखेंगे तो इट विल बी गोइंग टू, समझिएगा इस चीज़ को, रेटिटेस्टिस, फिर रेटिटेस्टिस के बाद इपीडाइडमस में स्टोर होगा, इपीडाइडमस के बाद वासा डिफरेंस, और वासा डिफरेंस के बाद यूरेथ्रा, फिर बॉडी से बाहर। तो यहाँ पे कहीं पे नज़र आ रहा है टेस्टिस, वासा डिफरेंस, इपीडाइडमस, यूरेथ्रा, तो ये वाला होगा नहीं। टेस्टिस, इपीडाइडमस, वासा डिफरेंस, एजुकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा। इपीडाइडमस नहीं भाई, सेमिनिफरस ट्यूबुल, रेटिटेस्टिस, यूरेथ्रा, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। एंड इपीडाइडमस, फिर टेस्टिस, ये भी नहीं होगा। तो टेस्टिस में से बाहर निकलेगा, फिर इपीडाइडमस में, टेस्टिस के अंदर ही सेमिनिफरस ट्यूबुल के बाद इपीडाइडमस, फिर वासा डिफरेंस से बाहर, फिर एजुकुलेटरी डक्ट आएगा, फिर यूरेथ्रा, ये बाहर निकल जाएगा। सही हो गया भाई। 69th MCQs है, अ वुमेन साइकिल लेंथ इज़ 32। वुमेन्स का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वुमेन साइकिल का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेंथ इज़ 32 डेज। ओव्यूलेशन अकर अप्रॉक्सीमेटली ऑन विच डे। ये सवाल याद रखिएगा, ये यहाँ से सवाल आने के चांसेस है, वो दिन आगे पीछे बढ़ा के आपको देंगे। हमेशा याद रखिएगा ओव्यूलेशन होती है ऑन 14th डे, हमेशा। तो जितने भी दिन है ना उनमें से आप माइनस करेंगे 14, तो जो भी डे आएगा वो ओव्यूलेशन डे कहलाएगा। सो अ वुमेन्स साइकिल लेंथ इज 32 डेज। ओव्यूलेशन अकर अप्रोक्सीमेटली ऑन विच डे 14, डे 16, डे 18, डे 20। हमेशा 14 डेज
जो है ना वो लगते हैं ओव्यूलेशन करने में। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अगर 32 है उसमें से आपने माइनस किया 14 तो बाकी 18 बचे। तो ओव्यूलेशन कौन से दिन पे होगी? 18 डेज पे होगी। याद रखिएगा, बेग कितने डेज पे? 18। अगर यहाँ पे 36 डेज होते तो आपने 14 माइनस करना था, 36 में 14 माइनस करेंगे तो कितना ऑप्शन आ जाएगा? 22। तो याद रखिएगा, इसे आपने याद रखना है। तो यहाँ पे कहीं पे है डे 18, तो डे 18 पे ओव्यूलेशन होगी। जितने भी डेज बताए गए मेंस्ट्रुअल साइकिल के लेंथ के, उसमें से माइनस करेंगे 14, तो जो भी आएगा ऑप्शन वो डेज पे ओव्यूलेशन होगा। अभी हम आते हैं इनहेरिटेंस पे। अ रेड काउ एंड वाइट बुल प्रोड्यूस ऑल रॉन ऑफ स्प्रिंग। रेड काउ के लिए कैपिटल आर, वाइट काउ के लिए कैपिटल डब्ल्यू, और इनके जो ऑफ स्प्रिंग आर डब्ल्यू, मतलब सारे रॉन आ रहे हैं, मतलब कि F1 जनरेशन की बात कर रहा है। 2 रॉन इंडिविजुअल आर मेटेड, फिर 2 इंडिविजुअल रॉन को मेटेड किया गया। इफ 100 ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस, हाउ मेनी आर एक्सपेक्टेड टू बी रेड, वाइट एंड रॉन रिस्पेक्टिवली। ये वाला सवाल आप देखने की कोशिश करें। देखें इन्होंने क्या किया, F1 में सारे के सारे रॉन आ गए। रॉन को जब इन्होंने रॉन से क्रॉस करवाया, तो आपको पता है रॉन को जब रॉन से क्रॉस करा तो आंसर आएगा 3:1। हमेशा याद रखिएगा, 3:1 नहीं, रॉन को जब रॉन से ये क्रॉस करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, मैं आगे बता रहा हूँ आपको। जब रॉन को रॉन से क्रॉस करवाएंगे तो आंसर आएगा 1:2:1। मतलब कि 1 जो होगा वो रेड होंगे, 2 जो होगा वो रॉन होंगे, और 1 जो होगा वो वाइट होगा। तो 100 इंडिविजुअल है, तो 100 इंडिविजुअल में से आप रेशो निकाल लें। तो रेड का रेशो कितना होगा? 25 रेड होंगे, 50 रॉन होंगे और 25 वाइट होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, देखें रेड का वो है, उसको वाइट बुल के साथ इन्होंने क्रॉस किया तो रॉन ऑफ स्प्रिंग आया। तो रॉन को रॉन से जब मैटेड करवाया तो 100 ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुए, उनमें से आपने बताना है कितने रेड होंगे, कितने वाइट होंगे, कितने रॉन होंगे। तो रेड 25 होंगे, वाइट 25 होंगे और रॉन 50 होंगे। कहीं पे है 25 25 50, 25 रेड 25 वाइट 50 रॉन, ये वाला ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल ईजी है, ये इतना मुश्किल नहीं है, सही है ना। और ये वाला आपको पता है क्रॉस दिया भी गया है हमारे बुक के अंदर, अगर आप गौर से देखेंगे ना तो बुक के अंदर ये वाला क्रॉस दिया भी गया है, और वहाँ पे आपने सिर्फ ये वाला रेशो निकालना है। F2 का रेशो निकालें और फिर 100 जो इंडिविजुअल्स हैं उसके बेसिस पे आप रेशो में से निकाल लेंगे उन नंबर्स को। अ कलर ब्लाइंड मैन मेरी द वुमेन, समझिएगा इस चीज़ को। अभी इसको सोल्व करते जाते हैं। कलर ब्लाइंड मैन है, ठीक है, तो कलर ब्लाइंड मैन है और मैन के पास होता है XY में कलर ब्लाइंड है, मतलब कि स्मॉलर सी आपने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और जो वुमेन है वो है कैरियर, ठीक है, वुमेन कैरियर है, तो इसके बाद एक से एक कैपिटल C स्मॉलर C ऐसे। तो बताना इसके ऑफ स्प्रिंग जो होंगे उसमें कितने कलर ब्लाइंड होंगे, ये बताना है। तो आपने सिंपली डायरेक्टली गेमेट्स बनाने, डायरेक्टली लगा देना यहाँ पे, मेल वाले यहाँ पे लगा रहे हैं और फीमेल वाले कैपिटल C एंड स्मॉलर C। तो जो एक डॉटर होगी दैट विल बी कैरियर, और एक सन जो होगा दैट विल बी नॉर्मल, और एक डॉटर जो होगी दैट विल बी हैविंग द कलर ब्लाइंडनेस, और एक जो सन होगा वो कलर ब्लाइंड, मतलब 50% इंडिविजुअल जो होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे, और बाकी इसमें से एक मेल जो होगा वो नॉर्मल होगा और एक फीमेल जो होगी वो कैरियर होगी। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, कितना परसेंट? 50%। आपने ऑफिस में प्रोबेबिलिटी दे, फर्स्ट सन विल बी कलर ब्लाइंड, पहला सन की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो मतलब कि दोनों में अगर देखें तो प्रोबेबिलिटी 50% चांसेस है कि वो जो सन होगा, एक सन नॉर्मल है, एक सन कलर ब्लाइंड है, तो 50% चांसेस है कि जो सन होगा वो क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा। सही है। 72 बताए क्या बोल रहा है कि समझने की कोशिश करिएगा। 72 को अगर आप देखेंगे तो वो कह रहा है कि एक मैन है with blood group A and a woman with blood group B have a child blood group O. Which of the following parental genotype is correct? सबसे पहले याद रखिएगा, अगर फीमेल का ब्लड ग्रुप A है और उसके हस्बैंड का B है, तो अगर दोनों होमोजाइगस है इसके लिए, तो होमोजाइगस दोनों हैं, कैपिटल आई इसके ऊपर B, दोनों होमोजाइगस है तो O बनेगा नहीं, ठीक है। एक होमोजाइगस है और एक हेट्रोजाइगस है फिर भी O नहीं बनेगा, याद रखिएगा। और अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि अगर दोनों होमोजाइगस है, ये और ये वाला कैपिटल आई के ऊपर A एंड स्मॉल, अगर दोनों हेट्रोजाइगस है तो देयर इज अ चांस कि O बनेगा। तो मतलब कि दोनों हेट्रोजाइगस होने चाहिए। तो यहाँ पे है कैपिटल आई ए फादर एंड आई बी, ये होगा नहीं। कैपिटल आई ए एंड आई बी, ये देखते हैं, कैपिटल आई ए एन, ये होगा नहीं, और यहाँ पे ये होगा नहीं। दैट इज़ दी राइट आंसर कि जो मदर और फादर है वो हेट्रोजाइगस होने चाहिए, तभी जाके उनका ब्लड ग्रुप जो बच्चे का होगा वो O होगा। बाकी ऑप्शंस के अंदर वो
एप्लीकेबल नहीं है। अ चाइल्ड इज द ब्लड ग्रुप ए बी, एक चाइल्ड है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज इम्पॉसिबल, कौन सी पेरेंटल कंपोजिशन है जो कि कॉम्बिनेशन जो कि इम्पॉसिबल है। अगर फादर ए है और मदर बी है तो चाइल्ड का ए बी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर फादर ए बी और मदर भी ए बी है तो चाइल्ड का ए बी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई। और अगर फादर ए है और मदर ए बी है फिर भी आ सकता है, लेकिन अगर फादर ए बी और मदर ओ तो नहीं आएगा। यहाँ पे पता है कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे आएगी हेटेरोजाइगस ए एंड दूसरा आएगा हेटेरोजाइगस बी, ये वाली कंडीशन आएगी। और जो सन होगा वो ए बी वाला नहीं होगा, तो ए बी वाले के लिए ये तीन ऑप्शन है, ये नहीं होगा, कभी भी ए बी प्रोड्यूस नहीं करेगा अगर ब्लड ग्रुप ओ है और उसके साथ ए बी है एक पेरेंट का। तो द लेटिन रूट ऑफ द वर्ड इवोल्यूशन इम्प्लाइज, ठीक है, तो सडन चेंज, ये तो म्यूटेशन को कहा जाता है, डिवाइन इनर्वेशन या म्यूटेशन। आपको पता है लैटिन लैंग्वेज में इवोल्यूशन का मतलब होता है अनफोल्डिंग या इमर्जेंस, किसी चीज़ का अनफोल्ड होना, इमर्जेंट होना। ये आपके बुक की लाइन है, हो सकता है आ जाए भाई, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रखी है। सही हो गया भाई। चलें जी, MCQ नंबर है 75th। द प्रेजेंस ऑफ मिक्स्ड फीचर इन आर्कियोप्टेरिक्स सजेस्ट। आर्कियोप्टेरिक्स एक बर्ड है, ठीक है, और ये जो बर्ड है इसके अंदर मिक्स करेक्टर होते हैं। और आर्कियोप्टेरिक्स 150 मिलियन ईयर्स अगो मिला था बवारिया जर्मनी के एक छोटे से गांव के अंदर। और वो जो आर्कियोप्टेरिक्स था उसके बारे में आपने बताना है, मिक्स्ड फीचर होते हैं। तो क्या है, क्या सजेस्ट करता है ये मिक्स फीचर, मतलब कि बर्ड्स भी है और ये रेप्टाइल के करेक्टर्स भी कंटेनिंग है। तो बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स शेयर अ कॉमन एंसेस्टर, रेप्टाइल्स इवोल्व फ्रॉम बर्ड्स, ये तो होगा नहीं। इवोल्यूशन डज नॉट अकर, ये तो होगा नहीं। द फॉसिल डजंट प्रोवाइड एविडेंस, ये प्रोवाइड करते तो ये भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स शेयर कॉमन एंसेस्टर, ये आपका ऑप्शन है आर्कियोप्टेरिक्स के बाद। आप अगर इसको देख के बताएंगे तो अकॉर्डिंग टू डार्विन थ्योरी फ्रेज डिसेंड विद मॉडिफिकेशन, डार्विन ने कहा था ना, ये एक फ्रेज दिया था डार्विन ने कि भाई डिसेंड विद मॉडिफिकेशन, और फिर अपनी ट्री बताई थी इवोल्यूशनरी ट्री। तो ये डिसेंड विद मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, डिसेंड का मतलब होता है नस्ल, मॉडिफिकेशन का मतलब है चेंजेस के साथ, ठीक है। औलाद, डिसेंड का मतलब औलाद होती है, नस्ल होती है, ठीक है। सो ये क्या लॉजिकली इंप्लाई करता है, ऑल लाइफ फॉर्म्स वर क्रिएटेड इन दर प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म्स, ठीक है। ऑल एग्जिस्टिंग स्पीशीज आर अनरिलेटेड ब्रांचेज ऑन द ट्री ऑफ लाइफ। All living organisms are connected by common ancestry but have changed over time. Modification acquired during a organism lifetime are directly inherited. तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ये लेमार्क को डिफाइन कर रहा है। All life forms are created in a present perfect form, ये भी नहीं होगा अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन ऑफ डार्विन। All existing species are unrelated, नहीं भाई, रिलेटेड होता है। और ये ऑप्शन बेस्ड डिफाइन कर रहा है डिसेंड विद मॉडिफिकेशन के फ्रेज को कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कनेक्टेड बाय कॉमन एंसेस्ट्री, एक ही एंसेस्टर है। इसने अपनी ट्री भी बताई कि ऐसे ही के ट्री के ये जो ट्विक्स होते हैं ये आज का कॉमन एंसेस्टर है, कॉमन डिसेंड है, और ये इनका एंसेस्टर है। तो कॉमन एंसेस्टर है, उनमें से ये दूसरे जानदार बने, ये डार्विन के ट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द 4 स्टेजेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आर डिस्क्राइब्ड। जो डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी उसमें 4 आपने करेक्ट सीक्वेंस बताने के, पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। जेनेटिक वेरिएशन, ओवर रिप्रोडक्शन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, स्ट्रगल ऑफ एक्जिस्टेंस, ये सब ऑप्शन देखेंगे ना। और ओवर रिप्रोडक्शन, स्ट्रगल ऑफ एक्जिस्टेंस, जेनेटिक वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड स्ट्रगल ऑफ एक्जिस्टेंस, सबसे पहले होता है ओवर रिप्रोडक्शन। फिर उनमें होता है स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस। 3 टाइप का स्ट्रगल होता है, एनवायरमेंटल स्ट्रगल, फिर इंटर स्पेसिफिक मतलब कि अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में स्ट्रगल, फिर होता है इंट्रा स्पेसिफिक मतलब कि सेम स्पीशी के बीच में स्ट्रगल। फिर जो बचेगा उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन की वजह से वो बच गया, एंड देन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। 78 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज कॉमनली यूज अ मोलिकुलर सीजर। बायोटेक्नोलॉजी में आ गए हम, कौन सा एंजाइम जो मोलिकुलर सीजर के तौर पे यूज होता है। सीजर का मतलब होता है यहाँ पे कट लगाना। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर डीएनए लाइगेज तो जोड़ने का काम करता है, तो ये होगा नहीं। डीएनए पॉलीमरेज तो कंडेंसेशन करता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कट लगाने के लिए यूज किया जाता है, इन्हें मोलिकुलर सीजर्स कहा जाता है, याद रखिएगा। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन का पहला प्राइमरी फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैक्सीन। टू ट्रीट एक्टिव इन्फेक्शन, टू प्रोवाइड इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर डिजीज, to replace damaged cell in the body, या to act as a broad spectrum antibiotic। वैक्सीन इज नॉट एंटीबायोटिक, ये बॉडी के अंदर सेल को रिप्लेस नहीं करता, ये किसी एक्टिव इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करता, कोई मेडिसिन थोड़ी है, लेकिन ये प्रिवेंट करता है ये प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज। इसी वजह से वैक्सीन का काम होता है प्रोफाइलेटिक। प्रोफाइलेटिक का मतलब होता है बिफोर डिजीज जो हम दवाइयाँ यूज़ करें, सही है। 18th MCQ थे, व्हाट आर द 2 मेन बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स मेंशन्ड फॉर डिजीज डायग्नोसिस। कौन से टूल है जो डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक नहीं भाई, ये तो ट्रीटमेंट्स प्रोटोकॉल में आता है। पीसीआर इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं भाई, ये तो डिफरेंट डीएनए सीक्वेंस वगैरह मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं। इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन नहीं भाई। डीएनए आरएनए प्रोब एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये तो आपके बुक की लाइन है कि इनको यूज़ किया जाता है फॉर द डिजीज़ डायग्नोसिस।
लास्ट द जेनेटिक काज ऑफ सिस्टिक फिब्रोसिस म्यूटेशन विच जीन। सिस्टिक फिब्रोसिस में क्या होता है, एबनॉर्मल म्यूकस बनता है बॉडी के अंदर, जो है ना वो म्यूकस की सीक्रेशन एबनॉर्मल हो जाती है, थिक म्यूकस बनता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है बॉडी के अंदर। तो ये जो थिक म्यूकस वगैरह बन रहा है वो कौन सी जीन की खराबी की वजह से बन रहा है? द ABCD1 जीन नहीं, ABCD1 जीन पता है कौन सी डिजीज काज करते हैं? एड्रीनोल्यूकोसाइट्स, सी ना, एड्रीनोल्यूकोसाइट कौन काज करता है? ABCD1 जीन। क्लोटिंग फैक्टर 8th जीन नहीं भाई, ये तो हेमोफिलिया काज करेगा। CFTR जीन, यस, ये जो CFTR जीन होती है वो काज करता है सिस्टिक फिब्रोसिस। मालन जीन नहीं, सिस्टिक फिब्रोसिस कौन काज करेगा? द CFTR जो जीन होती है उसकी म्यूटेशन की वजह से कौन सी बीमारी होगी? द सिस्टिक फिब्रोसिस। तो ये मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए बनाई थी, सोच समझ के मैंने ये गेज पेपर बनाया है, और मैं होप करता हूँ कि यहाँ से सवाल बिल्कुल आएंगे। ये लेक्चर वीडियो देखने के बाद आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा, और टेस्ट के बाद आप मुझे बताइएगा कि यहाँ से सवाल लगे या नहीं लगे, क्योंकि मैंने सोच समझ के ये पेपर बनाया है, ये टेस्ट बनाया है। सो दैट इज़ अबाउट द गेज पेपर ऑफ द MD केट।